नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच की शुरुआत करी है, जिसमें क्लास 6 की यानी 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटीज़ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो क्लास 6 की हिस्ट्री देखा जा रहा है, जिसमें से इसके पिछले वीडियो में स्टार्टिंग हमने करी थी, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चैप्टर पूरा देखा गया था। आज सेकेंड चैप्टर देखा जाएगा। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके बारे में पूरा समझा जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कैसे मनुष्यों ने शिकारी से लेके, जैसे जब वो भोजन इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और भोजन उत्पादन करना सीखे, ये चैप्टर का नाम है। देखो, एक एग्जाम्पल है। तुषार एक लड़का है, वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है। कहाँ जा रहा है? रिश्तेदार की शादी में जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई। ट्रेन में उसे खिड़की वाली सीट मिली है और बाहर का नज़ारा देखते हुए एकदम मस्त है। वो सोचता है कि ये पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। तभी उसके चाचा उससे कहते हैं, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू करी है और बस तो उसके बाद ही आई है, कुछ दशक बाद आई हैं। तो तुषार सोचने लग जाता है कि जब ये तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ, बस ये सब नहीं हुआ करती थी, तो क्या लोग यात्राएं नहीं करते थे? क्या पूरी ज़िंदगी एक ही जगह जीवन बिता दिया करते थे? तो ये तुषार सोचता है, पर नहीं। अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है तो नहीं, ऐसा नहीं था। लोग घूमते थे, ठीक, घूमते थे। अब प्रश्न, क्यों घूमते थे, किस कारण से घूमते थे? इस समय हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में लगभग 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उनको क्या कहते हैं? आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। जैसे खाना बदोश, एक शब्द सुना होगा आपने, खाना बदोश यानी खाने का बंदोबस्त करने के लिए, ठीक। आखेटक यानी शिकार करने के लिए, ठीक, जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, शिकारी, उनको आखेटक कहते थे। खाद्य संग्राहक, जो इकट्ठा करते थे खाना, मछली, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। और ये लोग यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पे घुमा करते थे। इसके कई कारण थे। देखो, पहला कारण क्या था कि अगर एक ही जगह पे, ये जो लिखा हुआ है, एक ही जगह पर वो कई दिनों तक रहते थे, तो जितने आसपास के पौधे थे, फल थे, जानवर थे, उनको खा के समाप्त खत्म कर दिया करते थे। तो अब जब आसपास सब खत्म हो गया तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा खाना खोजने के लिए, है ना। दूसरा कारण क्या था कि जिनको वो शिकार करते थे, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, वो यानी वो जानवर खुद ही अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इंसान उनके पीछे पीछे जाता था। ये दूसरा कारण है। फिर तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते थे। तो किसी मौसम, जैसे मसलन आपसे कहा जाए कि इस समय आम का फल आप खा सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि अभी आम पेड़ों में आया ही नहीं है, तो कैसे आप खाएंगे? इसीलिए जैसे वो जानते थे कि इस मौसम में यहाँ फल नहीं लग रहा है, तो मौसमी फल के जब ये नहीं है तो दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। इसलिए मौसम के अनुसार भी इधर उधर इलाके में घूमते रहते थे। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, किसी भी प्राणी का जीवित रहना असंभव है, ठीक, पॉसिबल ही नहीं है, ये आप समझते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे नदी, झील, झरना सब सूख जाते थे, लेकिन कुछ कुछ नदी या झील, झरना था जो किसी मौसम में सूख जाता था। जैसे सूखे मौसम में वो तलाश करते थे अगली जगह जाने का कि जहाँ पे नदी हो, जहाँ पे पानी मिल जाए। तो इसलिए भी वो इधर उधर घूमते रहते थे। 4 कारण थे उनके घूमने के। चाचा की शादी अटेंड करने या भैया की शादी अटेंड करने नहीं जाते थे। ये 4 कारण थे उनके घूमने के। अब हमको कैसे जानकारी मिलती है आरंभिक मानव के बारे में? पुरातत्वविद, जो पुरातत्वविद हैं, उनको कुछ वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग किया करते थे उन लोग खाने को इकट्ठा करने के लिए। संभव है कि वो लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। कुछ औजार फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर
भाला और बाण जैसा ऐसे हथियार बनाया जाता था। और कुछ औजारों से लकड़ी काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग क्यों होता था? ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसे ये सारी चीजें हमको मिली हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, ये देखो इधर पत्थर के औजार हैं, ये दोनों पत्थर के औजार हैं। ये जो बाएं तरफ है, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता था। और जो दूसरा ये पत्थर का बनाया गया है, ये जो जानवर की खाल से जो कपड़े बनाते थे उन लोग ना, खाल को निकाल के फिर कपड़ा टाइप का सिलते थे। तो सिलने के लिए, जानवर की खाल को सिलने के लिए इस तरह के पत्थर का उपयोग करते थे ना। फिर रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले, देखो ये मानचित्र बना है, लाल त्रिकोण वाले स्थान को देखना है। ठीक, ये वो पुरा स्थल है जहां पर आखेटकों और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। भाई लाल त्रिकोण वाले पुरा स्थल, चलो देखा जाए। ये देखो हम जूम कर देते हैं आपको जिससे अच्छे से दिखे। एक तो ये भीमबेटका, ठीक, दूसरा हुसगी, नोट कर लीजिए ये सारी चीजें। तीसरा कुरनूल गुफाएं। ये तीनों वो जगह, एक भीमबेटका, एक हुसगी और कुरनूल गुफाएं, जहां पे आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदी और झील के किनारे भी पाए गए हैं ना। भीमबेटका इस समय कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछता है, आप नोट कर लीजिए। आधुनिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है। और इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। देखो आज हम लोग एकदम अच्छे से घर में बैठे हुए, छत पर पड़ा हुआ, पहले कहाँ, पहले तो गुफा जो ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा बनाई गई है उसी में घुस के आराम से रहने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश, धूप, ठीक, इन सब से राहत मिल रही है। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब आपको गेस करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताना है कि लोगों ने रहने के लिए यही जगह क्यों चुनी होगी, नर्मदा घाटी के पास ही, नर्मदा नदी के पास ही। ये तो भीमबेटका के बारे में हो गया। अब चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत मौजूद होते थे, इसलिए भी लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उनको अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, ये क्या होता है? ये देखो, ये एक चित्र बना हुआ है, पत्थर पे एक चित्र बना हुआ है। जिस गुफा में लोग रहते थे उसमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये जैसे एक जानवर दिखाया गया है और जानवरों का शिकार कर रहा है एक आदमी का चित्रण है। ऐसा ही चित्र मिलेगा और क्या, पिकासो का तो चित्र मिल नहीं जाएगा। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। देख के लग रहा है ना, चित्र देख के, ये गुफाएं हैं जिसपे ये सारे चित्र मिले हैं। ठीक, इस पे चित्रण किया गया है। आगे बढ़े। पुरा स्थल किसको कहते हैं? पुरा स्थल उस जगह को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत यानी बिल्डिंग्स, इन सब के अवशेष मिले हैं। ऐसे उस समय उन सारी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे और फिर बाद में उनको वहीं छोड़ गए होंगे। ये कभी कभी जमीन के ऊपर मिले हैं, कभी कभी जमीन के अंदर खुदाई से मिले हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। अगले चैप्टर में इसको और हम लोग समझेंगे। और एक नई चीज क्या हुई? आग की खोज हुई। मानचित्र 2 में कुरुनुल गुफा को ढूंढना है और मानचित्र 2 पे पहुंचो जल्दी से। ये रही कुरुनुल गुफाएं, ठीक, दिखाएं आपको, ये दिख रहा है कुरुनुल गुफाएं। अब इसमें लिखा हुआ बता रहा है कि कुरुनुल गुफाएं में क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला है? राख का अवशेष मिला है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि राख के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो कुरुनुल गुफाओं के पास पाए गए हैं। इसका मतलब है कि प्रारंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल किस लिए करते रहे होंगे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों आदि को दूर भगाने के लिए, सब इसका उपयोग होता रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आज हम लोग आग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। नाम और तिथियां, ठीक, ये जो हम लोग ये काल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पुरातत्व ने, जो पुरातत्वविद हैं यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग तो बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द से बना है, पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर।
और ये नाम ये इस महत्व को दर्शाता है कि पुरा स्थल से प्राप्त जितने भी औजार हैं लगभग पत्थर के हैं, यानी पत्थर के महत्व को दर्शाता है ये। ठीक। और पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये कालखंड है पुरा पाषाण काल का। और इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मानव इतिहास की लगभग 99% घटना कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। आग की खोज भी पुरा पाषाण काल में हुई है। और जिस काल में हमको पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे उसे क्या कहा जाता है? मेसोलिथ कहा जाता है, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते हैं। और इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हसिया और आरी, जैसे हसिया देखा है ना घर में, वैसे वैसे औजार मिले हैं। और पुरा पाषाण वाले युग भी औजार इस दौरान बन रहे हैं। एक तरह से मध्य पाषाण काल जो है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का ट्रांजिशन पीरियड है। थोड़ी थोड़ी उसमें नव पाषाण का भी मिलने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उसमें पुरा पाषाण का भी मिलने लग रहा है। और अगला युग शुरू होता है 10,000 साल पहले से, इसको नव पाषाण युग कहा जाता है। अच्छा, नव पाषाण का मतलब क्या होता है? कुछ स्थान का नाम अभी अगले चैप्टर में हम लोग और देखेंगे। आप ये समझिए कि हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। देखिए, जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल में उसमें कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिला है, तो जब हमको कोई रिटन सोर्स, वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में रिटन सोर्स मिल ही गया है तो ही कौन सा मार हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग जिसको आज हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहते हैं, हमें क्या पता कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी उसको मोहनजोदड़ो या हड़प्पा ही कहते रहे होंगे। उन लोग जो लिखे हैं, पता नहीं अपनी भाषा में क्या लिखे होंगे, पता नहीं उसको क्या कहते रहे होंगे। वो तो आज का नाम हड़प्पा था तो हमने उसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया ना। और भाई प्राग ऐतिहासिक काल में तो कुछ मिला ही नहीं है, तो पता नहीं उन लोग उस जगह को क्या कहते रहे हों। हम आज जैसे भीमबेटका आज के आधार पे ये पूरा पाषाण स्थल है, उस समय उन लोग भीमबेटका नहीं कहते रहे होंगे, या क्या पता कहते रहे होंगे। हमें नहीं पता है कि उस समय उन लोग क्या कहते रहे होंगे, इसलिए जो आज नाम प्रचलित है वही हम लोग कह देते हैं। फिर क्या हुआ? और धीरे धीरे लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। जब ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो क्या हुआ? कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे, है ना। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक। ये हुआ कि अब शिकारी ने कुछ जानवर ऐसे, जब भाई घास के मैदान बढ़े तो घास खा के जिंदा रहने वाले जानवरों की भी संख्या बढ़ गई। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और धीरे धीरे गेस मारने लगे, इनके खाने पीने की आदत को देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, इनके प्रजनन के समय की जानकारी ऑब्जर्व करने लगे, किस समय इन लोग का प्रजनन टाइम होता है। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लग गए हों कि लो भैया इनको पाल लिया जाए। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। धीरे धीरे ऐसे ही खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। इसी दौरान क्या हुआ? उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान, ये सब अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। फिर जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे थे, ये सब खाने के लिए सारा अनाज इकट्ठा करना शुरू कर देने लगे होंगे। ठीक। और ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। और ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे, किसान बन गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे। और ऐसे ही जो अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर चारा रख दिए होंगे, वही घास काट के लाए होंगे, इर्द गिर्द अपने घर के आसपास रख दिए होंगे। अब घास के लिए जानवर आते रहेंगे कि आओ चलो घास खाया जाए। फिर धीरे धीरे पालतू बना लिए होंगे उनको, ऐसा सब ट्रिक लगाए होंगे। और सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला? तो कुत्ते को पाला। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक। ऐसे जानवर चूंकि झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे, इसीलिए ये लोग अन्य जंगली जानवरों से खुद इनका प्रोटेक्शन भी करने लगे होंगे, खुद इनको बचाने लगे होंगे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे।
अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया, सोच के बताइए। ये सब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। ठीक, अगर आप देखें तो आप समझें, कोई भी फसल ऐसे एक दिन में नहीं उगती है, स्थिर होना पड़ता है, रुकना पड़ता है, 3-4 महीने का समय लेती है। तो ऐसे में धीरे धीरे मनुष्य ने बसना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो पौधे थे जिनको अपनाया गया था, वो अक्सर जंगली पौधे और जंगली जानवर, आप ये ध्यान दें, पौधे भी अपनाए गए हैं, वो धीरे धीरे जंगली पौधे और जंगली जानवरों से भिन्न होते गए। और इसी की वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में जो पौधे और जानवर चयन किया लोगों ने, ऐसे पौधे और जानवरों का चयन किया जिनमें बीमार होने की संभावना कम बीमार हो। ठीक, और पौधा ऐसा चुना जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा कर सके, साथ ही जिनकी डंठल मजबूत हो, जिससे वो पके अनाज के भार को सह सकें। और ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रख लिया गया ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ऐसे जानवर को चुना जो प्रजनन के लिए कैसे जानवरों को चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे धीरे धीरे जंगली जानवर और पौधों से भिन्न होते गए। और जो पालतू जानवर हैं, इनकी तुलना में जंगली जानवरों के सींग और दांत बड़े बड़े होते थे। गैस करके आपको बताना है कि कौन सा जंगली सूअर का दांत है और कौन सा पालतू सूअर का। देख के आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों से, कुत्तों के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहला जानवर कौन सा पाला मनुष्य ने? कुत्ता, और उसके बाद भेड़ बकरी पाला। ठीक है, अगला फिर क्या हुआ, जैसे देखिए बसने की प्रक्रिया में आपको हमने समझाया कि अनाज या कोई भी पौधा कितने दिन में होता है, कुछ समय लेता है। उससे एक नई लाइफ स्टाइल शुरू हुई। जैसे आप खुद ही ट्राई करिए, एक पौधे का बीज बोकर देखिए और आपको खुद ही एहसास होगा कि इसको विकसित होने में कुछ समय लगता है, कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है, कई बार सालों लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने, इसमें बहुत सारे काम शामिल होते थे। अगर आपकी जानकारी में कोई कृषक होगा, ठीक, या अगर आपके घर में खुद भी खेती हो रही होगी तो आप पाएंगे, आप देखिए खुद आपको पता होगा कि कितना कितना काम करना पड़ता है एक फसल को उगाने के लिए। ठीक है, जंगली जानवरों से बचाने के लिए। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने क्या सोचा कि इसका भंडारण किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अनाज का उपयोग किस किस लिए किया जाता था? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, उपहार यानी गिफ्ट के रूप में भी अनाज का प्रयोग किया जाता था, भंडारण के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए। और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, और टोकरियाँ बनती ना, और ज़मीन में गड्ढा खोदा इसी के लिए कि इकट्ठा करने के लिए। पहले बहुत पुराने घरों में उसको डेहरी बोला जाता था। मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ड्रम टाइप के होते थे, उसमें लोग अनाज इकट्ठे करके रखते थे, है ना। आपको क्या लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते रहे होंगे? आपका जो भी जवाब है हाँ तो उसका कारण लिखिए, ना तो उसका कारण लिखिए। जो शिकार करते थे या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते रहे होंगे, बताइए। जानवर ये चलते फिरते खाद्य भंडार थे। देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल करी जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, और साथ ही साथ उनसे एक और चीज़ फ़ायदा हो सकती है। वो क्या है? उनसे दूध मिल सकता है, जो भोजन का वैसे ही एक अच्छा सोर्स है। अभी भी देखिए
डेली शाम को सबके घर में मम्मी डांटती हैं गिलास दूध पियो, है ना, क्योंकि दूध ताकत का स्रोत माना जाता है। दूध में मिलाने के लिए तमाम सारी कंपनियां, वो देखिए बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स जैसी चीज़ बनाती हैं। किसके? सिर्फ दूध, क्योंकि दूध की ताकत। और बॉर्नवीट, सिंपल सादा बॉर्नवीटा खाने को कोई नहीं कहता, सादा हॉर्लिक्स फाँक लेने को कोई नहीं कहता, दूध में मिला के कहता है, क्योंकि दूध भोजन के एक अच्छा स्रोत था। ये सब किससे मिलता है? जानवरों से मिलता। और यही नहीं, जानवरों से मांस में भी मिलता है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था, कि अगर आप एक पशु पाल ले रहे हैं तो वो वास्तव में आप एक भोजन संग्रह करके रख रहे हैं। ठीक, पालतू पशु मौका पड़ने पे उसको मारो। ठीक, यही देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, बाद में यही चल के प्रथाओं का नाम ली कि एक जानवर पाला जाएगा। बाद में चल के किसी किसी धर्म में ये रीति रिवाजों के रूप में परिवर्तित हुई। किसी एक जानवर को पाला जाएगा, ठीक है, पाल के अच्छे खासे खिलाया जाएगा, उसे दूध लिया जाएगा और मौका पड़ने पे काट दिया जाएगा। उसके बाद उसके मांस का भी उपयोग किया जाएगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप में खाद्य संग्रह है। ठीक है, और आप बताएं कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, और आज जानवरों का उपयोग किसके लिए होता है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और देखें, आरंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करते हैं। ठीक, मानचित्र संख्या 2 देखना है आपको। ठीक है, और भैया मानचित्र संख्या 2 पे आते हैं। ये रहा मानचित्र। ठीक है, उसमें ढूंढना क्या था हम लोगों को? ये, इसमें क्या तुम्हें नीले रंग के वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। नीला वर्ग में शुरुआत में किसान और पशुपालक मिले हैं। और देखा जाए नीले वर्ग में कौन कौन सा है, ये देखो भाई, कई जगह नीला वर्ग दिख रहा है। सबसे पहला बुर्जहोम, यहाँ पे शुरुआती में पशुपालक और कृषकों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़, ठीक, चिरांद, दाऊजली, हिंडिंग, महागढ़ा और कोल्ढेवा। और क्या क्या है, ये देखिए, हल्लूर, पय्यमपल्ली। ठीक, और कहाँ है, ये देखिए, पूरा बस यही, एक पय्यमपल्ली, हल्लूर। अब ये पूरा दिख रहा है, फिर से आपको मार्क कर दें। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्ढेवा, महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली, हेडिंग, हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये सब वो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं जहाँ से पशुपालक और कृषकों के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को। ठीक, इस जगह का नाम नोट कर लीजिएगा। और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। देखा ना आपने, हर जगह छितराए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमेत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, जैसे मेहरगढ़, चिरांद, ठीक, चिरांद पटना बिहार में है ना, और क्या बोलते हैं, बुर्जहोम कश्मीर में है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक, मतलब ये बस्ती थी या नहीं, इसे जान के इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। और इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि या ये गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ये सब तरीका है जानने का, कैसे हम जान पाते हैं कि उस समय क्या क्या होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे स्थायी बसाहट की ओर लोग बढ़ने लगे। कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम कहाँ पे है आजकल, कश्मीर में है। यदि आपसे पूछे कि बुर्जहोम कहाँ स्थित है तो कश्मीर में स्थित है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने लगे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो कश्मीर के बुर्जहोम से। नोट कर लीजिए उसको। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ठंडी में ये गड्ढा खोद के रहने से आराम रहता, ठीक, तो ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती रही होगी। और
पुरातात्विदों को झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार वो सारे लोग घर के अंदर या बाहर, जैसा मौसम रहता रहा होगा उसी हिसाब से खाना पकाते रहे होंगे। बहुत ठंडी रहती रही होगी तो घर के अंदर पकाते रहे होंगे, थोड़ा सा मौसम सही रहता रहा होगा तो घर के बाहर पकाते रहे होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाना है, चित्र इमेजिन करके देखिए। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, माने जो पुरापाषाण काल में मिले हैं औजार उससे कुछ कुछ अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए आया था। ओखली जानते हैं, ठीक, खलबट्टा जिसको बोलते हैं, जिसमें मसाला पीसा जाता है, अभी भी लोगों के घर में होता है, देखा होगा आपने। मूसल, ये भी अभी भी लोगों के घर में क्या, लेकिन गाँव में मूसल अभी भी मिलता है। तब सोचिए उस समय पाषाण काल में भी अनाज, मतलब जो अनाज होते थे, ठीक, वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, अभी भी पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी के घर में सिलबट्टा जरूर होगा, है ना, जिसको सिल लोढ़ा कहा जाता है। सिलबट्टा पे आज भी मसाला पीसने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका बना है? पत्थर का बना है, ठीक। जो मतलब जो लोढ़ा होता है, जो बट्टा होता है, उसको एक शेप में बनाया जाता है, ठीक, कि आसानी रहे पीसने में, चलाने में आसानी रहे उस पत्थर को, है कि नहीं। तो ऐसे ही पत्थरों के औजार वो तब से अब तक चला आ रहा है। देखिए हम नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, आपको लगेगा सिंपल सा कि ये साधारण सा पत्थर है, इसमें क्या उठा उठा के फेंकना, लेकिन उस समय के हिसाब से सब देखिए शेप लिए हुए हैं, सब अलग अलग, है ना, शेप लिए हुए कि नहीं। जैसे वही आप अपने घर में बट्टा देखिए, वो एक शेप का रहता है, लोढ़ा एक शेप का रहता है कि नहीं रहता है, ठीक। ऐसे घर में आपने अपने चाकी देखी होगी, ठीक, पहले जैसे अनाज पीसा जाता था वो भी एक शेप लिए रहता था, है कि नहीं। तो ये सब पूरा नवपाषाण युग के उपकरण हैं। नवपाषाण युग में मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पे अलंकरण भी किया जाता था, माने सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, है ना। चावल, गेहूँ, दलहन, ये सारे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। आज भी आप देखिए चावल सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने का। गेहूँ को पीस के आटा, और आटा से फिर रोटी बनाना, ये भी एक लंबे कालक्रम में हम लोगों ने सीखा होगा। तुरंत रोटी नहीं कहाँ रोटी खाते रहोगे, है ना। फिर इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास भी आवश्यकता के, मतलब ये आवश्यक पौधे थे जो उगाए जा सकते थे। अब आप सोचिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। सीधी सी बात है, ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे आता है। ये आप ऐसे भी समझते होंगे जैसे इस समय आप कल्पना करें कि बलरामपुर क्षेत्र और दिल्ली, ठीक, क्या दोनों जगह हैं? क्या किसी एक छोटी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है बलरामपुर, तराई इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक शहर है वो, और भारत की राजधानी दिल्ली, क्या जो दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है वही बलरामपुर में हो रहा है? नहीं, सब जगह अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। कुछ लोग ये हो गए कि हाँ खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। कुछ जगह अभी भी लोग शिकार कर रहे हैं। मसलन आप देखें अंडमान निकोबार की एक जनजाति है सेंटलीज जनजाति, उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सेंटलीज जनजाति मानी जाती है ये आज भी पाषाण युग वाली ही है, ठीक। सबसे पहला, जिस तरह से मानो सभ्यता का पहला स्वरूप वैसा ही था। उन लोग देखिए, और हम लोग कहाँ पहुंच गए, अरे वाह, कहाँ तक आ गए हम लोग, तो चांद तक पहुंच गए। आप इमेजिन करिए, क्या उन लोग के दिमाग में आता होगा कि हमसे हजारों हजार साल आगे इन लोग निकल चुके हैं। उन लोग तो संपर्क में भी नहीं है। और सेंटलीज के बारे में पढ़िएगा, और आप अगर कोई संपर्क में जाने, उन लोग अभी भी धनुष बाढ़ लेके बैठे रहते हैं, औजार औजार लेके बैठे रहते हैं। अगर कोई संपर्क करने की उनसे कोशिश करता है, वहीं एकदम छट्टे से तीर मार देते हैं, ठीक, खत्म हो जाओ। तो एक साथ तो परिवर्तन हुआ नहीं, कुछ लोग आज भी वैसे रह गए हैं। ये एक बर्तन बना है जो मिला है पाषाण काल में, ठीक, मिट्टी का बर्तन। इमेजिन करिए इसमें क्या इस तरह के बर्तन देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन नहीं है, अभी भी आप अपने घर में देखते होंगे, ठीक, घड़ा टाइप का।
आओ भाई, मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढना है। जल्दी से मानचित्र 2 पे पहुंच जाएं। ये रहा मानचित्र 2 और ये आपको मिल गया मेहरगढ़। इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ को ढूंढना है और फिर यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है ना। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इसलिए प्रश्न पूछता है कि मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ की? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में प्रारंभ करी। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये मेहरगढ़ के घर का चित्र बना हुआ है, देखिए कुछ अलग नहीं है आज से। अब इसको इमेजिन करिए कि मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता, अपने घर से इसकी समानता देखिए कि अभी भी क्या आपका घर ऐसा ही बना है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिसमें हिरण, सूअर, जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये देखिए, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते रहेंगे। देखिए आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये 4 अलग अलग कमरे। और ये देखिए, ये हो सकता है शायद उन लोग अनाज स्टोर करते रहे होंगे, यहाँ पे भंडारण करते रहे होंगे। ठीक, कुछ में रहते रहे होंगे, है ना। और मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। जब लोग, ऐसा माना जाता है कि जब लोग वहाँ मर जाते रहे होंगे तो सम्मान जताने के लिए उनके साथ उनका फेवरेट सामान रख देते थे। ठीक, क्योंकि उन लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में जीवन होता रहा होगा, इसलिए उनका जरूरी सामान उनके साथ रख दो, नहीं तो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये मान्यता थी। इसलिए मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि अगर वो वहाँ जाएगा तो क्या खाएगा, इसलिए एक बकरी को भी रख दो वहाँ। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझे कि जो जानवर थे वो वैसे ही भोजन का भंडारण थे कि एक तो दूध देंगे वो अलग से, ठीक है, और ऊपर से अगर भूख लगे तो उनका मांस अवेलेबल है, इसलिए बकरी को साथ में दफनाया गया था। इसमें देखिए ये कंकाल है। अब क्या आप गेस कर सकते हैं बकरी का कंकाल कौन सा, मनुष्य का कंकाल कौन सा है? ये देखिए आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ये मनुष्य का कंकाल और ये बकरी का कंकाल साथ में रखा हुआ है, इसलिए कि परलोक में खाएंगे। ठीक, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में आप जैसे यहाँ भीमबेटका में गुफा में चित्रकारी करी गई है, ऐसे वहाँ भी फ्रांस की गुफा में चित्रकारी गई। एटलस में फ्रांस ढूंढिए, फ्रांस कहाँ पे? यूरोप में ढूंढिएगा। ये फ्रांस की गुफा का चित्र है और इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्राओं ने की थी, ज़्यादा नहीं, 100 साल पहले ही। और इस चित्र के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे ये सारे चित्र जो दिख रहे हैं। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा, सूर्य को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने के पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया हुआ, कि कुछ अनुष्ठान का आयोजन, जैसे आज भी देखिए रंगोली बनाने की प्रथा है ना, कुछ अगर उत्सव टाइप का हो, कुछ अगर अच्छा कार्यक्रम हो तो ऐसे हो सकता है कुछ अगर उन लोग प्रोग्राम करते रहे उस समय के लिए बनाए, या शिकारी जब शिकार पे जाते रहे होंगे तब बहुत बड़ा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा होगा कि अब शिकार करने जा रहे हैं, चित्र बना के अच्छे से करो, या और कोई कारण हो सकता है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि इस कारण से बनाते रहे होंगे? जो भी कारण दिमाग में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो भाई, आज का चैप्टर बस ये खत्म होने वाला है। ये दूसरा चैप्टर था जो आज हम लोग खत्म कर लिए हैं। उपयोगी शब्द क्या क्या हैं? आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, आखेटक माने जो शिकार करते हैं, पुरास्थल जहाँ से पुरानी चीजें मिली, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग, कब, ये आज इतने नए शब्द आपको पता चले। एटलस में आपको तुर्की को ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल ह्यूक तुर्की में है। क्या नाम है? चाताल
ह्यूक, नोट कर लीजिए। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, या तो खुद अपनी पीठ पर लाते थे या जानवरों की पीठ पर लाते थे। पहिए नहीं बने थे। और बताइए कि आप कौड़ियों और सीपियों का उपयोग, क्या उपयोग होता रहा होगा। और एक इमेजिनेशन है हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी, कि तुम आज से 12,000 साल पहले एक पत्थर की गुफा में रह रहे हो। पृष्ठ 14 पर देखना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखना है। और तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, ये गुफा आपको देखनी है, ये वाली। ठीक, छोटे बच्चे जो अगर मेरी क्लास देख रहे होंगे, वो ये गुफा में रह रहे हैं, आप अगर चित्र बना रहे हैं तो क्या चित्र खींचेंगे गुफा में, आप कौन सा चित्र बनाएंगे। ठीक, ये ध्यान से देखिएगा। आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर और मजबूत हो जाएगी। ठीक, जितने भी प्रश्न वीडियो के दौरान हमने पूछे हैं, सबका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर लिखें, इससे आपकी जानकारी और मजबूत होगी। और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। आपके सजेशन ही हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट कराते हैं। थैंक यू सो मच।